नमस्कार, कनाला टीवी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं वर्षा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। विधानसभा में गूंजी विधायक विवेक पाटिल की आवाज। 12.5% के भूखंड आवंटन को शुरुआत करे सरकार, वरना सरकार के नाक में दम करेगा शेका पक्ष। सेंट जोसेफ हाई स्कूल ढा रहा है बच्चों पर सितम, मामूली गलतियों के लिए दी जा रही है मासूमों को कड़ी सजा। पंचायत समिति पनवेल और जिला परिषद के समाज कल्याण विभाग द्वारा किया गया जीवनावश्यक वस्तुओं का वितरण, लाभार्थियों में दौड़ी खुशी की लहर। और पुजारी का पवित्र पेशा हुआ दागदार, काम पिसासु पुजारी पहुंच गया सलाखों के पीछे। मंगलवार को विधानसभा अधिवेशन के दौरान जेएनपीटी प्रकल्प बाधितों को दिए जाने वाले 12.5% के भूखंडों का मुद्दा विधायक विवेक पाटिल ने उपस्थित किया। श्री पाटिल ने इसके बारे में तारांकित प्रश्न उपस्थित कर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान को निवेदन करने पर विवश किया। विधानसभा अधिवेशन सत्र के दूसरे दिन जेएनपीटी प्रकल्प बाधितों का मुद्दा गरमाया। प्रश्नोत्तर के कार्यकाल में विधायक विवेक पाटिल ने 12.5% योजना के तहत जेएनपीटी प्रकल्प बाधितों को दिए जाने वाले भूखंडों के बारे में तारांकित प्रश्न उपस्थित किया। अपने प्रश्न में विधायक विवेक पाटिल ने सरकार को इस बात से अवगत कराया कि 12.5% के भूखंडों के लिए प्रकल्प बाधित किसान आर पार की लड़ाई लड़ रहा है। प्रकल्प बाधितों द्वारा 23 मार्च 2011 को किए गए प्रखर आंदोलन के बाद केंद्र के नौकानयन विभाग द्वारा जेएनपीटी को निर्देश दिए गए थे कि प्रकल्प बाधित किसानों को 12.5% के भूखंडों का आवंटन तुरंत किया जाए, परंतु सरकार की निष्क्रियता के चलते प्रकल्प बाधित किसानों को 12.5% के भूखंडों के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। अतः इन भूखंडों का तत्काल आवंटन किया जाए, ऐसी मांग विधायक विवेक पाटिल ने सरकार से की है। विधायक विवेक पाटिल की मांग पर लिखित जवाब देते हुए मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने इस बात को माना कि भूखंड आवंटन में देरी हो रही है, मगर उन्होंने आगे यह भी कहा कि जिलाधिकारी रायगढ़ मार्फत आवंटन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री के जवाब पर नाराजगी जताते हुए विधायक विवेक पाटिल ने सरकार को चेतावनी दी है कि जब तक 12.5% भूखंड आवंटन की प्रक्रिया पूरी नहीं की जाती, तब तक शेका पक्ष सरकार को बेजार करता रहेगा। विधानसभा में जेएनपीटी प्रकल्प बाधितों के पक्ष में विधायक विवेक पाटिल ने जो तेवर अपनाए हैं, उन्हें देखते हुए भूखंड आवंटन का यह प्रलंबित मुद्दा जल्द ही सुलझ जाने के आसार नजर आ रहे हैं। मुंबई विधानमंडल से करनाला टीवी के लिए नीलेश महात्रे की रिपोर्ट। शेका पक्ष के दामन पर दाग लगाने का प्रयास करने वाले स्थानीय कांग्रेस नेताओं को मुंह की खानी पड़ी है। समाचार पत्रिका राम प्रहर के माध्यम से शेका पक्ष के विधायकों को बदनाम करने का षड्यंत्र रचने वाले रामशेठ ठाकुर और प्रशांत ठाकुर की खुद विधायक हुसैन दलवाई ने पोल खोली है। क्या कह रहे हैं हुसैन दलवाई, देखते हैं इस खबर के जरिए। झूठी खबरें छपवाना और लोगों को गुमराह करना पनवेल कांग्रेस के नेताओं की फितरत ही रही है। वैसे झूठी खबरें फैलाने की अगर प्रतियोगिता आयोजित की जाए तो दैनिक राम प्रहर प्रतियोगिता में अव्वल आएगा, यह बताने के लिए किसी ज्योतिष की आवश्यकता नहीं है। अब आप कहोगे कि हम भला ऐसा क्यों कह रहे हैं, मगर यही सच है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आइए हम आपको हकीकत से रूबरू कराते हैं। हम आपको बता दें कि राज्य के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान, जो केंद्र में संसदीय कार्य मंत्री का कार्यभार संभाल रहे थे, तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोकराव चौहान पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद पृथ्वीराज चौहान को महाराष्ट्र का मुखिया बना दिया गया। उनके रिक्त स्थान पर शुक्रवार को हुए उपचुनाव में कांग्रेस के नेता हुसैन दलवाई विजयी हुए, लेकिन इस चुनाव प्रक्रिया के दौरान स्थानीय कांग्रेसी नेता रामशेठ ठाकुर और प्रशांत ठाकुर ने यह आरोप लगाए कि शेका पक्ष के विधायक स्वयं मुख्यमंत्री और हुसैन दलवाई से मिले और हमें कांग्रेस के उम्मीदवार को मतदान करने की अनुमति दीजिए, ऐसी गुजारिश की। हालांकि समाचार पत्रिका राम प्रहर और निर्भीड लेख के माध्यम से रामशेठ ठाकुर और प्रशांत ठाकुर ने जनता में यह आभास निर्माण करने का प्रयास किया कि शेका पक्ष के विधायक स्वयं चलकर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान और राज्यसभा के उम्मीदवार हुसैन दलवाई से मिले, जबकि हकीकत कुछ और है। आइए अब हकीकत आपके सामने रखते हैं। यह है कांग्रेस का मुखपृष्ठ माने जाने वाले राम प्रहर की वो खबर जिसमें शेका पक्ष के विधायकों को टारगेट कर लोगों में असमंजस्य पैदा करने का प्रयास ठाकुर पिता पुत्रों ने किया था। अब जरा हुसैन दलवाई साहब क्या कह रहे हैं ये भी सुन लीजिए। शेतकरी कामगार पक्षाचे जयंत पाटील आणि त्यांचे सारे आमदार आपल्या भेटीला आले होते किंवा मुख्यमंत्री साहेबांना भेटले आणि त्यांनी आम्ही काँग्रेसला मतदान करतो अशा पद्धतीची बातमी रामप्रहरमध्ये प्रसिद्ध झालेली आहे। तर एकंदरीत काय सत्यस्थिती आहे?
नाही, राम प्रहारमध्ये काय बातमी प्रसिद्ध झाली ते मला माहिती नाही. पण एक गोष्ट मी सांगेन की मी स्वतः पहिल्यांदा जयंत पाटलांना फोन केला आणि मला तुम्ही मतदान करा अशी त्यांना विनंती केली. त्यानंतर मीनाक्षीताईंचे माझे संबंध भाऊ बहिणीसारखे आहेत, त्यांना मी फोन केला. माननीय मुख्यमंत्र्यांनी दोन्ही नेत्यांशी बोलण्याचा प्रयत्न केला आणि गणपतरावांशी मात्र कॉन्टॅक्ट त्यावेळेला होऊ शकला नाही. बराच प्रयत्न माननीय मुख्यमंत्र्यांनी केला, मीही केला, पण ते का झालं नाही मला माहिती नाही. कदाचित ते आउट ऑफ रेंज असतील. पण साहेब, रामप्रहारमध्ये असं का प्रसिद्ध करण्यात यावं की स्वतः मुख्यमंत्र्यांची भेट जयंत पाटलांनी घेतली आणि आमची मतं तुम्हाला आम्ही देऊ असं का म्हणावं? कारण आज काँग्रेसकडे संख्याबळ भरपूर आहे. असं असताना शेका पक्षाच्या मतांची आपल्याला गरज भासावी का? आणि जर गरज भासली असेल तर मुख्यमंत्र्यांकडे जयंत पाटील गेले आणि त्यांनी सांगितलं की आमची मतं आम्ही तुम्हाला देतो, हे कितपत सत्य आहे? असं आहे, ही वस्तुस्थिती नाही आहे. हे अतिशय चुकीचं आहे. कशावर आधारित ते आहे मला माहिती नाही. जयंत पाटलांना मी स्वतः फोन केला होता तेव्हा जयंत पाटील म्हणाले मी बाहेर जाणार आहे, मी स्वतः येणार नाही. मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः त्यांच्याशी कॉन्टॅक्ट केलेला होता, स्वतः त्या संबंधातली चर्चा केलेली होती, गणपतरावांशी केलेली होती. आम्हाला निवडून येण्याची काही विशेष अडचण होती असं नव्हे. पण साहेब, या बातमीमध्ये असंही पुढे म्हटलेलं आहे की स्वतः हुसेन दलवाईंच्या घरी सुद्धा बैठक झाली, तिथे मिसळपाव आमदारांना देण्यात आले आणि तिथून त्यांची बोळवण करण्यात आली. हे कितपत खरं आहे? माझं घर इतकं मोठं नाही आहे की त्या गलीमध्ये बैठक घेण्यात येईल. तसं काय झालं नाही. तशी बैठक झाली असती तर बरं झालं असतं, परंतु तशी बैठक काय झाली नाही. बैठक होण्याचा प्रश्न झाला नाही. जी बोलणी झाली ती फोनवर झाली आणि ती आम्ही स्वतःहून केली. शेवटचा प्रश्न साहेब, की या बातमीबाबत तुम्ही काय म्हणाल? कारण आज अशा पद्धतीनं जर वृत्तपत्र खोट्या बातम्या छापत असेल तर त्याबाबत तुमचं काय मत आहे? पत्रकारिता नाही, मुद्दामून छापली असेल नाही, त्यांचा गैरसमज झाला असेल आणि त्याच्यातून त्यांनी छापली असेल. पण ही वस्तुस्थिती लक्षात आल्यानंतर ती त्याच्यामध्ये सुधारणा नक्कीच करते. हुसैन दलवाई साहब का बयान सुनने के बाद आप भी इस नतीजे पर पहुंचे होंगे कि सच्चाई क्या है और कैसे कांग्रेसी नेता जनता को गुमराह कर रहे हैं। हुसैन दलवाई के बयान से दूध का दूध और पानी का पानी जनता के सामने आ गया है। इस खबर में आगे यह भी लिखा गया है कि शेका पक्ष को वेंटिलेटर पर रखा गया है। तो अब जो हकीकत हम आपको बता रहे हैं उस पर भी जरा गौर कीजिए। हम आपको सच्चाई से वाकिफ कराना चाहते हैं। सबसे पहली घटना, जब रामशेठ ठाकुर शेका पक्ष में सक्रिय थे तब रायगढ़ में शेका पक्ष के पास महज एक विधायक था, मगर जैसे ही रामशेठ ठाकुर ने दल बदल किया और कांग्रेस में प्रवेश किया, शेका पक्ष के 3 विधायक चुनकर आए और जहां कांग्रेस के 2 विधायक मौजूद थे वहां एक रह गया। घटना नंबर 2, रामशेठ जब शेका पक्ष में थे तब रायगढ़ जिला परिषद में कांग्रेस के 15 सदस्य चुनकर आए थे। वहीं उनके कांग्रेस में प्रवेश करने के बाद सदस्य संख्या 6 पर आ पहुंची। यानी रामशेठ ठाकुर का कांग्रेस प्रवेश कांग्रेस के लिए कितना महंगा पड़ा यह बताने की जरूरत नहीं है। घटना नंबर 3, रामशेठ गुट को पनवेल की जनता ने पनवेल पालिका में सत्ता की कमान सौंपी थी, मगर ठाकुर पिता पुत्रों ने अपने नकारापन, संदिग्ध रवैये और मनमानी से हाथ आई सत्ता गंवाई और पनवेल की जनता का विश्वासघात किया। घटना नंबर 4, पनवेल तालुका ग्राम पंचायत चुनाव में भी रामशेठ ठाकुर प्रणीत कांग्रेस को धूल चटाकर शेका पक्ष ने अपना वर्चस्व साबित कर दिया। घटना नंबर 5, ठाकुर महोदय कांग्रेस में जब सक्रिय नहीं थे तब पनवेल एपीएमसी में कांग्रेस के 4 सदस्य थे। आज कांग्रेस एपीएमसी से खदेड़ दी गई है। पनवेल एपीएमसी से कांग्रेस का नामो निशान मिट गया है और वहां कांग्रेस अपना वजूद ढूंढ रही है। घटना नंबर 6, कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका चुनाव में रामशेठ ठाकुर को निरीक्षक पद पर नियुक्त किया गया था। इस चुनाव में निरीक्षक बनकर रामशेठ ठाकुर ने शिरकत क्या की? महापालिका में कांग्रेस की सदस्य संख्या घट गई। इसके मायने ये हुए कि जब से रामशेठ ठाकुर और प्रशांत ठाकुर ने कांग्रेस में प्रवेश किया, कांग्रेस की ताकत दिन ब दिन रायगढ़ और ठाणे में कम होती गई।
ऐसे में जनता को ही तय करना है कि रायगढ़ में कौन सी राजनीतिक पार्टी वेंटिलेटर पर है। इस पूरे घटनाक्रम पर नजर डाली जाए तो कॉन्ट्रैक्टर ठाकुर पिता पुत्रों ने कांग्रेस को वेंटिलेटर पर लाने का काम किया है, ऐसा कहा जाए तो गलत न होगा। कैमरा पर्सन मनोज चौहान, दत्ता मोकल और विजय खुटले के साथ करनाला टीवी के लिए हरीश मोकल की रिपोर्ट। रबाले पुलिस ने एक ऐसे पुजारी को गिरफ्तार किया है जिसका नाम तो सत्यानंद बाल ब्रह्मचारी है, मगर इस कलयुगी बाल ब्रह्मचारी ने जिस कुकर्म को अंजाम दिया है उससे पुजारी के पेशे को शर्मसार कर दिया। आखिर ऐसा क्या किया उस पुजारी ने, आइए देखते हैं इस सनसनीखेज खबर के जरिए। एक सनसनीखेज घटना में पाखंडी पुजारी को रबाले पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मंदिर के इस पुजारी पर दुराचार करने का आरोप लगा है। ऐरोली सेक्टर 4 के वरद विनायक मंदिर में पुजारी सतीश सदाशिव नाइक उर्फ सत्यानंद बाल ब्रह्मचारी महाराज 1992 से अपना डेरा जमाए हुए था। नाम उसका बाल ब्रह्मचारी, लेकिन इस पुजारी ने ब्रह्मचारियों को दरकिनार कर अपनी काम पिशासा को शांत कर लिया, जिसके लिए पुजारी ने अनैतिक मार्ग का चुनाव किया। हवस में अंधा होकर पुजारी ने एक 15 वर्षीय युवती के साथ कुकर्म किया। हालांकि इस पाखंडी पुजारी पर कई आरोप लग चुके हैं और फिलहाल बलात्कार के आरोप में यह ढोंगी पुजारी रबाले पुलिस के गिरफ्त में है। पकड़े गए ढोंगी पुजारी के विषय पर रबाले पुलिस थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक नासिर पठान ने मीडिया कर्मियों को जानकारी दी। 42 साल का आदमी है जो गए 15 साल से वरद विनायक मंदिर सेक्टर 4 में पुजारी का काम करता था। वहीं रहने का, वो साफ सफाई करने का, ये करने का। मार्च महीने में उसने एक लड़की को पहले गलत काम करने की कोशिश की, लड़की भाग गई। उसके बाद में अपने माँ बाप को बताया था, माँ बाप ये सत्यानंद महाराज इसका एकदम छवि बहुत अच्छी थी एरिया में, तो बोले ऐसा, उन्होंने इसको टाल दिया। बाद में फिर उसने वापस ये लड़की को पैसे लाने के, पतपेटी के पैसे लाने के लिए भेजने के बाद उसने उसको पानी में कोई गूंगे आने जैसा दवाई वगैरह पिलाई, उसकी वजह से वो लड़की बेहोश होके उससे गलत काम किया, बलात्कार किया। उसके बाद में वो प्रेगनेंसी लेने के बाद उन्होंने डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाया बाहर के, और उसको गोली दे के उसका ऑपरेशन करवा लिया। फिर बाद में ये लोग गरीब होने की वजह से चुपचाप बैठे थे, लेकिन जब प्रेगनेंसी आने के बाद ये घबरा गए। उसके बाद में फिर उसने आके पुलिस में कंप्लेंट की, वो हमने गुनाह उसका रिकॉर्ड किया है और उसको कल रात में अरेस्ट किया है और आज कोर्ट में उसको प्रोड्यूस करके कार्यवाही हम लोग कर रहे हैं उसकी। फिलहाल पुजारी सलाखों के पीछे पहुंच चुका है, लेकिन समाज में ऐसे कई ढोंगी साधु संत हैं जिनका चेहरा समय समय पर बेनकाब होता आया है और यह पाखंडी समाज पर बदनुमा दाग बनकर रह जाते हैं। कैमरा पर्सन मनोज चौहान के साथ करनाला टीवी के लिए गोपाल शाह की रिपोर्ट। अब वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, आप कहीं भी मत जाइएगा, देखते रहिए करनाला टीवी। जनतेचा एकच निर्वाळा बँक असावी तर कर्नाळा। कर्नाळा नागरी सहकारी बँक संपूर्ण कोकण विभागात सहकारी बँकेचा प्रथम क्रमांक मिळवून यशाच्या अत्युच्च शिखरावर आरूढ झालेली, ग्राहकांच्या विश्वासास पात्र असलेली रायगड जिल्ह्यातील एकमेव अग्रगण्य बँक कर्नाळा नागरी सहकारी बँक केवळ 14 वर्षांच्या काळात यशाची गगनभरारी घेणाऱ्या बँकेच्या ठेवी 255 कोटींच्या वर, स्थापनेपासून रिझर्व्ह बँकेच्या निकषानुसार ग्रेड 1 आणि वैधानिक लेखा परीक्षणात अवर्ग दर्जा कायम राखलेली जनतेच्या विश्वासाची बँक कर्नाळा नागरी सहकारी बँक। भांडवल पर्याप्ततेचे प्रमाण 13.2%, बँकेचा निव्वळ नफा 3 कोटींच्या वर, एनपीएचे प्रमाण 6.19%, मुदत ठेवी अर्थात डिपॉझिट्सवर आकर्षक व्याज, ज्येष्ठ नागरिकांना 1% अधिक व्याज, कर्जासाठी सुयोग्य मार्गदर्शन आणि बँक लॉकर्सचीही सेवा उपलब्ध। त्याचबरोबर वीज ग्राहकांची दगदग मिटविण्यासाठी आम्ही सुरू केले आहे वीज बिल भरणा काउंटर। बँकेने सुरू केली आहे सोने तारण कर्ज योजना, दर साल दर शेकडा 11% व्याजाने। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँक असोसिएशन मुंबईद्वारे बँकेला मिळाले आहे पहिल्या आणि दुसऱ्या क्रमांकाचे पारितोषिक। त्यामुळेच बँकेच्या प्रगतीत मानाचा तुरा खोवला गेला आहे। अत्याधुनिक सेवा सुविधांनी सुसज्ज अशा आमच्या शाखा खारघर, नवीन पनवेल, महाड आणि तक्कागाव बँकेच्या यशाचा आलेख सदैव चढता ठेवण्यासाठी कटिबद्ध आहेत आमचे सर्व संचालक आणि आमचे मार्गदर्शक बँकेचे अध्यक्ष माननीय आमदार विवेकानंद पाटील। माननीय आमदार विवेकानंद पाटील यांच्या उक्तीप्रमाणे अविश्रांत मेहनत आणि प्रामाणिकपणा हे यशाचे गमक या ध्येयाने आपल्या सेवेसाठी तत्पर आहेत बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा सरव्यवस्थापक हेमंत सुताने आणि त्यांचा कर्मचारी वृंद।
तेव्हा बँकेच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आणि सौजन्यशील सेवेसाठी सोमवार ते शनिवार सकाळी 9:30 ते 1:30 आणि दुपारी 2:30 ते सायंकाळी 6 या वेळेत प्रत्यक्ष संपर्क साधा. आमचा पत्ता कर्नाळा नागरी सहकारी बँक लिमिटेड, रतन मार्केट, पहिला मजला, टपाल नाका, उरण रोड, पनवेल. आमचे दूरध्वनी क्रमांक आहेत 27459111, 2746 2700 आणि 32983363. जनतेचा एकच निर्वाळा, बँक असावी तर कर्नाळा. कर्नाळा नागरी सहकारी बँक. आपको टाटा या फियाट की कोई नई कार खरीदनी है या फिर आपके कार की सर्विसिंग करानी है तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टाटा मोटर्स आपके लिए लाए हैं फॉर्च्यून कार्स प्राइवेट लिमिटेड. अब पनवेल में भी पुराने मुंबई पुणे हाईवे पर कोलखे विलेज और पलसपा फाटा के पास फॉर्च्यून कार्स का एक और शानदार शोरूम और सर्विस सेंटर. हमारे यहाँ आपको मिलेगी टाटा और फियाट कंपनी की हर प्रकार की कारें, जैसे टाटा की इंडिगो मांझा, इंडिगो सियर्स, इंडिका, इंडिका विस्टा, सफारी डायको, सुमो विक्टा, सुमो ग्रैंड MK2, जेनॉन और दुनिया में तहलका मचा देने वाली नैनो कार. वही फियाट की पुंटो और लिनिया गाड़ी भी हमारे यहाँ उपलब्ध है. फॉर्च्यून कार्स ने अब शुरू किया है अपना सर्विस सेंटर भी, जहां तजुर्बेकार मैकेनिक्स के जरिए आपके गाड़ी के हर पुर्जे की जांच कर हम आपको प्रोवाइड करेंगे सर्वोत्तम सर्विस. तो देर किस बात की, अपने और परिवार के सपनों को साकार करने के लिए फौरन आइए हमारे पास. आपके सपनों को साकार करने का वादा फॉर्च्यून कार्स का यही है इरादा. डी मार्ट, डिस्काउंट आणि दर्जा यांचा मेळ साधणारं डिपार्टमेंटल स्टोअर डी मार्ट. परिपूर्ण खरेदीचं सर्वोत्तम ठिकाण, स्वस्त, मस्त आणि प्रशस्त वातानुकूलित शॉपिंग सेंटर डी मार्ट. डी मार्ट मध्ये आहेत 8,000पेक्षा जास्त वस्तूंच्या व्हरायटीज, धान्य, कडधान्य, ताजा भाजीपाला, स्टेशनरी, कॉस्मेटिक्स, गिफ्ट आर्टिकल्स, भांडी, प्लास्टिक आयटम, फर्निशिंग, त्याचबरोबर जेंट्स, लेडीज आणि चिल्ड्रन्स रेडीमेड गारमेंट सुद्धा. डी मार्ट, कुटुंबातील प्रत्येकासाठी, प्रत्येकाच्या गरजेसाठी. डी मार्ट, दररोज डिस्काउंट, दररोज बचत. सकाळी 10 ते रात्री 10, अखंड विनम्र सेवा फक्त डी मार्ट मध्ये, म्हणजेच डिस्काउंट मार्ट मध्ये. आमचा पत्ता डी मार्ट, प्लॉट नंबर 1, सेक्टर 9E, सेक्टर 14 समोर, सिडको वॉटर टँक जवळ, रोडपाली गाव रोड, कळंबोली. डी मार्ट. आजच आमच्या कळंबोली शाखेला भेट द्या आणि खात्री करा. संपर्क नंबर 9167307580, म्हणजेच 9167307580. आमची शाखा नवीन पनवेल मध्येही कार्यरत आहे. डी मार्ट. जनहिताचा निर्वाळा, दैनिक कर्नाळा. पनवेल, रायगड आणि नवी मुंबईसह आसपासच्या घडामोडींचा वेध घेणारं आपल्या हक्काचं व्यासपीठ दैनिक कर्नाळा. कला, क्रीडा, समाजकारण, राजकारण, अपराध जगत इत्यादी क्षेत्रातील ताज्या घटनांचं प्रतिबिंब दैनिक कर्नाळा. आपल्या भावभावनांचं दर्पण आणि आपल्या हक्काचा आवाज दैनिक कर्नाळा. विधानसभा के वर्षाकालीन अधिवेशन सत्र के दूसरे दिन विपक्ष ने सरकार को घेरा. मुंबई बम धमाकों तथा जालना सड़क दुर्घटना में मारे गए लोगों के विषय में चर्चा करने में आनाकानी करने वाले सरकार को शेका पक्ष, शिवसेना, बीजेपी और मनसे सहित सभी विपक्षी दलों के असंतोष का सामना करना पड़ा. विधानसभा का वर्षाकालीन अधिवेशन सत्र सोमवार से शुरू हुआ. अधिवेशन सत्र शुरू होने से पहले ही विपक्षी दल की आक्रामकता की चर्चा जोर पकड़ रही थी, खास करके मुंबई में हुए बम धमाकों की पार्श्वभूमि पर. और हुआ भी कुछ ऐसा ही. अधिवेशन सत्र के दूसरे ही दिन विपक्ष ने सरकार को मुंबई बम धमाकों के मुद्दे पर घेर लिया. मंगलवार को शेका पक्ष, शिवसेना, भाजपा और मनसे सहित सभी विपक्षी दलों ने मुंबई बम धमाकों तथा वारकरियों की सड़क दुर्घटना में हुई मृत्यु का मुद्दा सदन में उपस्थित किया. महाराष्ट्र विधानसभा नियम 97 के अनुसार विपक्षी दल ने सभागृह में स्थगन प्रस्ताव दाखिल किए, जिन पर चर्चा होना लाजमी था. मगर सभागृह की शुरुआत होते ही विधानसभा अध्यक्ष दिलीप वलसे पाटिल ने प्रश्नोत्तर का कार्यकाल शुरू किया,
जिस पर जोरदार आपत्ति जताते हुए शेका पक्ष सहित सभी विपक्षी दलों ने कड़ी नाराजगी जताई और सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए अपना आक्रोश जाहिर किया। विपक्षी दल के गुस्साए तेवर देखने के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने दोनों स्थगन प्रस्तावों को स्वीकार किया। इस दौरान मुंबई बम धमाकों में मारे गए निरपराध लोगों को तथा जालना सड़क दुर्घटना में मारे गए वारकरियों को सभागृह द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस श्रद्धांजलि के पश्चात विधायक विवेक पाटिल ने सरकार से मांग की कि जालना सड़क दुर्घटना के बाद स्थानीय जनता तथा वारकरी अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाए थे, जिसके बाद पुलिस ने उन पर कार्रवाई की, मगर इस कार्रवाई में जिन निरपराध वारकरियों को बंदी बनाया गया है उन्हें तुरंत रिहा किया जाए। विधायक विवेक पाटिल की इस मांग का समर्थन करते हुए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के विधायक बाला नांदगांवकर तथा शेका पक्ष की विधायक मीनाक्षीताई पाटिल ने बंदी वारकरियों को मुक्त कराने की मांग की, जिस पर भाष्य करते हुए विधानसभा अध्यक्ष दिलीप वलसे पाटिल ने विधायक विवेक पाटिल, बाला नांदगांवकर और मीनाक्षी पाटिल को आश्वासन दिया कि इस विषय पर गृह मंत्री सदन में निवेदन करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष के आश्वासन के बाद सभागृह का उर्वरित कामकाज स्थगित कर 13 जुलाई 2011 को हुए मुंबई बम धमाकों के विषय पर चर्चा शुरू की गई। इस पूरे घटनाक्रम पर नजर डाली जाए तो यह कहना गलत न होगा कि शेका पक्ष के जुझारू विधायक विवेक पाटिल ने हर अधिवेशन सत्र की तरह इस अधिवेशन सत्र में भी अपने जुझारूपन का परिचय देते हुए सरकार को निर्णय लेने पर विवश किया है। कर्नाला टीवी के लिए मुंबई विधानमंडल से नीलेश म्हात्रे की रिपोर्ट। पत्रकारों के आड़ में पंचायत समिति के कारोबार पर कीचड़ उछालने वाले कांग्रेसियों को पंचायत समिति के सभापतियों ने पारदर्शी कारोबार के माध्यम से मुंह तोड़ जवाब दिया है। ऐसा प्रतिपादन जिला परिषद के शिक्षा एवं स्वास्थ्य सभापति बालाराम पाटिल ने सोमवार को किया। पंचायत समिति पनवेल तथा जिला परिषद के समाज कल्याण विभाग द्वारा जीवनावश्यक वस्तु वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में श्री पाटिल बोल रहे थे। पंचायत समिति पनवेल तथा जिला परिषद के समाज कल्याण विभाग द्वारा पनवेल तालुका अंतर्गत विभिन्न लाभार्थियों को जीवनावश्यक वस्तु तथा विद्यार्थियों को कंप्यूटर प्रशिक्षण अनुदान का वितरण सोमवार को किया गया। पंचायत समिति के स्वर्गीय जनार्दन भगत सभागृह में आयोजित इस कार्यक्रम के लिए जिला परिषद के शिक्षा एवं स्वास्थ्य सभापति बालाराम पाटिल, पंचायत समिति के सभापति प्रकाश जितेकर, पूर्व सभापति काशीनाथ पाटिल, गजानन माली, उप सभापति सुभाष पाटिल, पूर्व उप सभापति रामदास पाटिल, जिला परिषद के पूर्व विपक्षी नेता जनार्दन पाटिल, झेडपी सदस्य राम भोईर, मारुति भस्मा, पंचायत समिति सदस्य देवीदास पाटिल, बीडीओ शीतल पुंड आदि गणमान्यों सहित लाभार्थी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस वस्तु वितरण कार्यक्रम में उपस्थित लाभार्थियों को संबोधित करते हुए बालाराम पाटिल ने कहा कि शेका पक्ष और शिवसेना गठबंधन ने पंचायत समिति के माध्यम से सरकार के हर योजना को जन जन तक पहुंचाते हुए पारदर्शक कारोबार का परिचय दिया है। हालांकि चुनाव के दौरान मीडिया की आड़ में कांग्रेस के नेताओं ने पंचायत समिति के कारोबार पर प्रश्न चिन्ह लगाए थे, लेकिन विधायक जयंत पाटिल, विधायक विवेक पाटिल और शिवसेना जिला प्रमुख बबनदादा पाटिल के मार्गदर्शन में लोकाभिमुख कारोबार करने वाले पंचायत समिति के सभापतियों ने विरोधियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। बहरहाल सरकारी योजनाओं को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, ऐसा प्रतिपादन बालाराम पाटिल ने किया। रायगड जिल्हा परिषदेमध्ये पंचायत समितीनं आपल्या कामाचा एक वेगळा ठसा कायम राखलेला आहे। येणारे प्रत्येक योजना उत्तमोत्तम पद्धतीने राबवून जिल्ह्यामध्ये पंचायत समितीमध्ये आणि पनवेल पंचायत समितीमध्ये एक वेगळा अंतर सातत्याने आपण राखलेला आहे। पण 3 वर्षाच्या कालावधीमध्ये कुठलंही भ्रष्टाचाराचं प्रकरण ज्याचे आरोप ह्या मंडळींनी केले ते एकही प्रकरण ही मंडळी या ठिकाणी आपल्या विरोधात साबित करू शकलेली नाही। हे पनवेल पंचायत समितीच्या कामाचं या ठिकाणी वैशिष्ट्य आहे। सांगितल्याप्रमाणे आपण या कार्यक्रमाचा किंवा वाटपाचा गवगवा करत नव्हतो, प्रसिद्धी करत नव्हतो, पण आपल्या विरुद्ध चुकीची प्रसिद्धी ज्या मंडळींनी केली त्यांच्या नेतृत्वाखाली आपल्या 2 आमसभा झाल्या, पण कुठलंही प्रकरण या ठिकाणी बेकायदेशीर केल्याचं त्या मंडळींना साबित करता आलेलं नाही आहे। भविष्यात ही पनवेल पंचायत समितीमध्ये शेतकरी कामगार पक्ष शिवसेना युतीची सत्ता कार्यरत असताना अशी कुठलीही संधी कुणालाही मिळणार नाही असा देखील विश्वास निवडणुकीत काम करण्याची परंपरा या जिल्ह्यामध्ये काँग्रेसची आहे आणि त्या परंपरेनुसार त्या मंडळीने आरोप केले। विकासाची कामं कशा पद्धतीने करावी याचं शिक्षण शेतकरी कामगार पक्षरूपी विद्यापीठामध्ये कार्यकर्त्यांना सातत्यानं पदाधिकाऱ्यांना दिलं जातं आणि त्याची
काटेकोर अंमलबजावणी शेतकरी कामगार पक्षाच्या आधिपत्याखाली असणाऱ्या साऱ्या संस्था जाते. गेले अनेक वर्ष शेतकरी कामगार पक्ष शिवसेनेची युती जिल्हा परिषदेत कार्यरत आहे. इस कार्यक्रम में पूर्व सभापति काशीनाथ पाटिल, गजानन माली एवं उपसभापति सुभाष पाटिल ने भी समयोचित भाषण करते हुए उपस्थितों को संबोधित किया. इस जीवनावश्यक वस्तु वितरण कार्यक्रम के दौरान लाभार्थियों को बेंजो साहित्य, पिकोफॉल मशीन, कपाट, कुर्सियां, दुपहिया साइकिलें आदि वस्तुओं का वितरण उपस्थित गणमान्यों के हाथों किया गया. जब स्कूल में कोई विद्यार्थी गलती करता है या नियमों का भंग करता है तो शिक्षक उसे सजा सुनाते हैं, मगर जब कोई शिक्षक ही ऐसे गलती करे तो आप क्या कहोगे? हमेशा विवादों में घिरी रही नवीन पनवेल स्थित सेंट जोसेफ हाई स्कूल में विद्यार्थियों को मामूली गलतियों के लिए जो सजा का फरमान सुनाया गया, देखकर आप भी सुन रह जाओगे. आखिर शिक्षकों ने विद्यार्थियों के साथ कैसा बर्ताव किया है, देखते हैं इस खबर के जरिए. निजी स्कूलों में अवैध रूप से फीस वसूली जा रही है, जिसके बारे में करनाला टीवी के माध्यम से अभिभावकों ने कई बार आवाज भी उठाई थी. हालांकि कुछ हद तक अभिभावकों को कामयाबी भी मिली और अवैध रूप से फीस वसूली पर लगाम लग गया. मगर सोमवार को विद्यार्थियों से जुड़ा एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें महज फीस जमा करने में हुई एक दिन की देरी से स्कूल प्रबंधन ने उस छात्रा को पूरा दिन स्कूल के बाहर जमीन पर बिठा दिया. वहीं दो विद्यार्थियों को केवल पैंट फोल्ड करने की वजह से तथा इस्त्री से पैंट पर पड़ी झुर्रियों की वजह से स्कूल के बाहर बिठाने की सजा सुनाई गई. मामला नवीन पनवेल स्थित सेंट जोसेफ हाई स्कूल का है. वैसे सेंट जोसेफ हाई स्कूल इससे पहले भी विद्यार्थियों पर की जा रही ज्यादतियों की वजह से विवादों की सुर्खियों में है. गौरतलब है कि सेंट जोसेफ में चौथी कक्षा में अध्ययन कर रही वृषाली सावंत ने स्कूल की फीस जमा करने में एक दिन की देरी कर दी, जिसकी वजह से गुस्साए स्कूल प्रबंधन ने डिसिप्लिन का बहाना बनाकर वृषाली को पूरा दिन स्कूल के बाहर फर्श पर बैठने की सजा सुनाई और बेचारी मासूम वृषाली पूरा दिन फर्श पर बैठी रही. वहीं केवल पैंट फोल्ड करने तथा पैंट पर पड़ी झुर्रियों की वजह से स्कूल प्रबंधन ने दो विद्यार्थियों को वही सजा सुनाई. यकीन न आए तो उन पीड़ित विद्यार्थियों से ही जान लेते हैं कि उन पर क्या बीती. पैंट नीचे से उसने ऑल्टर करके दिया है ना पहले से. हाँ. इसलिए बाहर बैठा है. आज तो क्लास में लिया नहीं. कितने बजे से बाहर बैठे? जब अभिभावकों को मामले की जानकारी मिली तो अभिभावकों ने मंगलवार को सेंट जोसेफ हाई स्कूल की प्रिंसिपल सईदा जावेद मनीम का घेराव किया और विद्यार्थियों पर हो रही ज्यादतियों का जवाब तलब किया. पिछले महीने तक हमने हम वो बात ही नहीं कर रहे. आपका फोन है, आपकी गलती आपको मालूम है क्या? मैम लास्ट बसेस से आपका कितना प्रॉब्लम है, आपके स्कूल का कितना प्रॉब्लम है आपको मालूम है क्या? बाहर के कितना प्रॉब्लम है? आप पहले उनको बोलिए. नहीं वो बात नहीं है, वो है मेरे को तकलीफ. मैं पेरेंट्स हूँ, बच्चे का पेरेंट्स मैं, इसलिए मेरे को मालूम है क्या है करके. कल से आई हुई बच्चे उसको टेंशन कितना मेरे को मालूम है. और बच्चों को तकलीफ है, अगर बच्चे को तकलीफ है पेरेंट्स शुड कम एंड अप्रोच अस. आई नो द पेरेंट्स. कितना बार आने का आपके पास, कितना बार आने का? लेकिन लास्ट टाइम कितना बार आने का? बस आल्सो मैडम लास्ट ईयर सेम प्रॉब्लम था. मैंने आपके यहाँ पे किया था, उसके बावजूद भी मैम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि फीस हमने रेगुलर भरने के बाद भी 3rd महीने का आप बच्चे को ऊपर प्रेशर क्यों डालते हो? एक कॉल आपने करके आप बता सकते हो ठीक है ऐसा प्रॉब्लम है. अभिभावकों का गुस्सा देखकर प्रिंसिपल सईदा जावेद मनीम ने अपनी गलती को कबूला और इस तरह की घटनाएं दोबारा न होने का आश्वासन दिया. miscommunication which the parent rightly came here and spoken to me, and of course the rectification will be done. Again I would repeat the same thing, that this was the miscommunication between the parent and the teacher which has brought to my notice by the parent, and accordingly the work will be getting done. अब यहाँ सवाल यह उठता है कि जब कोई विद्यार्थी गलती करता है तो अध्यापक या स्कूल प्रबंधन उस विद्यार्थी को शिक्षा सुनाता है, मगर जिन शिक्षकों ने भरी बरसात में मासूम विद्यार्थियों को मामूली गलती के लिए फर्श पर बिठाने का फरमान दिया था, उन शिक्षकों पर कार्रवाई होगी या नहीं, या फिर केवल प्रिंसिपल महोदया ने गलती का स्वीकार किया तो मामला रफा दफा हुआ. कैमरा पर्सन दत्ता मोकल के साथ करनाला टीवी के लिए हरीश मोकल और विक्रम बाबर की रिपोर्ट. एपीएमसी के संचालक गोपाल भगत द्वारा कलम्बोली के विभिन्न स्कूलों के गुणवंत विद्यार्थियों के लिए सत्कार समारोह का आयोजन इतवार को किया गया था.
जहां मुख्य अतिथि के रूप में पंचायत समिति के पूर्व सभापति काशीनाथ पाटिल तथा प्रमोद भगत को आमंत्रित किया गया था। कार्यक्रम की अध्यक्षता गोपाल भगत कर रहे थे। कलम्बुली स्थित जिला परिषद के मराठी प्राइमरी स्कूल में हाल ही में पनवेल एपीएमसी के संचालक गोपाल भगत द्वारा विद्यार्थियों के सत्कार समारोह का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम के लिए मुख्य अतिथि के रूप में पंचायत समिति के पूर्व सभापति काशीनाथ पाटिल, प्रमोद भगत आदि को आमंत्रित किया गया था। तो इस अवसर पर स्वयं एपीएमसी के संचालक गोपाल भगत, ग्राम पंचायत सदस्य अंकुश कड़व, रविशेठ भगत, कमलाकर जले, सरिता भगत, प्रहलाद चौधरी, उषा मोहिते, शकुंतला परशे आदि गणमान्यों सहित स्थानीय नागरिक, स्कूल के अध्यापक एवं विद्यार्थी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस अवसर पर पनवेल पंचायत समिति के पूर्व सभापति काशीनाथ पाटिल ने कार्यक्रम के आयोजक एपीएमसी के संचालक गोपाल भगत की प्रशंसा करते हुए कहा कि पिछले 5 सालों में ग्राम पंचायत के उप सरपंच पद पर काम करने वाले गोपाल भगत ने अपने राजनीतिक जीवन में कलम्बोली में विभिन्न विकास कार्यों को अंजाम दिया है। शैक्षणिक क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले गोपाल भगत ने स्कूल प्रबंधन के साथ मिलकर विद्यार्थियों का शिक्षा स्तर बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। केवल इतना ही नहीं बल्कि आधुनिक युग में विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर करने के लिए गोपाल भगत ने सराहनीय पहल की है। विधायक विवेक पाटिल के मार्गदर्शन में काम करने वाले शेका पक्ष के इस सच्चे कार्यकर्ता ने सामाजिक उत्तरदायित्व को निभाते हुए समाज सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है। निस्वार्थ बुद्धि से काम करने वाले गोपाल भगत जैसे कार्यकर्ता पर हमें नाज है और विद्यार्थियों ने भी उनके आदर्श एवं सिद्धांतों पर चलने की आवश्यकता है, ऐसा प्रतिपादन काशीनाथ पाटिल ने किया। गोपाल भगत यांनी गेल्या 15 वर्षापासून ही संकल्पना पुढे आणली। सुरुवातीलाच हा कार्यक्रम सुरू करताना मी पहिल्यांदापासून साक्षीदार आहे। त्याच्यामुळे गोपालच्या बाबतीत आपल्याला नव्याने काही सांगण्याची गरज नाही। 5 वर्ष त्या ग्रामपंचायतीचा उपसरपंच म्हणून त्यांनी काम पाहिलं। सामाजिक शैक्षणिक क्षेत्रात मध्ये सातत्यानं आपल्या वेळोवेळी शाळेचं शैक्षणिक काम झालं पाहिजे, विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता वाढली पाहिजे ह्या दृष्टिकोनातून मला शाळेमध्ये कामकाजाच्या बाबतीत सर्व शिक्षकांच्या बरोबर सर्व कर्मचाऱ्यांच्या बरोबर अतिशय चांगलं ऋणानुबंध ठेवून ते काम करतात। त्याच्यात आज या ठिकाणी सांगितलं शाळा आदर्श शाळा म्हणून रायगड जिल्हा परिषदेने ह्यावेळी घोषित केली। तिथे बगीचा नव्हता म्हणून काही गुण कमी पडले, म्हणून काही गुणवत्तेत ते कमी पडले। जरी नसला तरी रायगड जिल्हा परिषदेमध्ये पनवेल तालुक्यामध्ये आपल्या शाळेचा नावाने नाव घेतलं जातं। याच्यात सगळं काही आलं। हे तुमचं जे गुण आहे, ही तुमची जी कामाची पद्धत आहे, त्याचा आदर्श आम्ही लोकांना सांगत असतो। वहीं पनवेल स्थित केवी कन्या प्राइमरी स्कूल के स्कॉलरशिप प्राप्त विद्यार्थियों का सत्कार समारोह मंगलवार को स्कूल में आयोजित किया गया था, जहां स्कूल कमेटी के सदस्य आनंद धूरी, प्रधानाध्यापक गजानन पाटिल, केवी कन्या विद्यालय की प्रधानाध्यापिका रजनी भालेराव आदि गणमान्यों के हाथों स्कॉलरशिप प्राप्त विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। केवी कन्या प्राइमरी स्कूल पनवेल के 59 विद्यार्थियों ने स्कॉलरशिप का इम्तिहान दिया था, जिसमें सभी विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। इन विद्यार्थियों में चिन्मय भगवान मालकर, वेदांती भालचंद्र गोरी, अखिलेश प्रकाश केतकर तथा अपर्णा दिलीप शेडगे इन विद्यार्थियों ने विशेष प्रावीण्य हासिल किया, जिन्हें उपस्थित गणमान्यों के हाथों सम्मानित किया गया। चलते चलते दोबारा नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। विधानसभा में गूंजी विधायक विवेक पाटिल की आवाज, 12.5% के भूखंड आवंटन को शुरुआत करे सरकार, वरना सरकार के नाक में दम करेगा शेका पक्ष। सेंट जोसेफ हाई स्कूल ढा रहा है बच्चों पर सितम, मामूली गलतियों के लिए दी जा रही है मासूमों को कड़ी सजा। पंचायत समिति पनवेल और जिला परिषद के समाज कल्याण विभाग द्वारा किया गया जीवनावश्यक वस्तुओं का वितरण, लाभार्थियों में दौड़ी खुशी की लहर। और पुजारी का पवित्र पेशा हुआ दागदार, काम पिसासु पुजारी पहुंच गया सलाखों के पीछे। आज के लिए बस इतना ही। कर्नाला टीवी के बारे में यदि आपकी कोई राय हो या आप सुझाव करना चाहते हो तो हमारा संपर्क नंबर है 27457338। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।